Hi everyone, this is Ankit. So this video is about how I cleared UPSC CSC CSAT paper without any extra preparation. What I did, I just analyzed the previous year's question paper and I found the some recurring theme which is asked every year. So I prepared the notes of those topics and practiced the PYQs on those topics and revised those topics 3 to 4 times. ठीक है. So look, I am going to tell you step by step what I did and what you should do in these remaining 20 days so that you can clear your CSAT cutoff easily. So look, in the CSAT paper there is the 3 sections: logical reasoning, quant and comprehensions. Generally 15 questions are asked from logical reasoning and 35, sometimes 40 questions are asked in the quant sections or math sections, and in the comprehension generally 28 to 30 questions are asked in the comprehension or passage sections. If you see, there are some people whose maths are not so strong, so they face difficulty in solving the math question. Okay, so for them the logical reasoning and comprehension sections is easy बिकॉज जनरली LR के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं जो कि आपके कुछ ही टाइम, यानी अगर आप 2 to 3 डेज भी प्रिपरेशन कर दो लॉजिकल रीजनिंग के तो आपके 15 to 16 क्वेश्चन में से 13 और 12 क्वेश्चन ईजिली जो है आपके करेक्ट हो सकते हैं एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कॉम्प्रिहेंशन से भी करेक्ट कर सकते हो. ठीक है. सो देखो आप इस पेपर को कैसे अप्रोच कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज द PYQ. अब जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करोगे तो वहाँ से आपको कुछ रिकरिंग थीम मिलेंगे और आप उसी रिकरिंग थीम पे अपना नोट्स बना सकते हो. मैं अभी नेक्स्ट जो है दिखाऊंगा आपको कि मैंने रिकरिंग थीम पे कैसे अपना नोट्स प्रिपेयर किया और कैसे उस पे जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को 3 to 4 टाइम्स मैंने सॉल्व किया ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है मुझे भूले ना. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है कि आप उस क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करें जो भी रिकरिंग थीम है. देन आई विल टेल यू कि एग्जाम हॉल अप्रोच क्या होना चाहिए, कि आप उस 2 घंटे में पेपर को कैसे अप्रोच करो ताकि आप जो है 2 आवर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो. ठीक है. देन आई विल टेल यू कि आप इस 20 डेज में क्या कर सकते हो फॉर द बेटर आउटकम. ठीक है. सो ये आप देख सकते हो कि CSAT में मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और RC का वेटेज कितना होता है तो यहाँ पे दिया है. ठीक है. अब देखो इम्पॉर्टेंस क्या है. जो ये हमारा CSAT का पेपर है इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की इम्पॉर्टेंस क्या है. तो अगर आप ये 2023 का पेपर देखो तो ये कैलेंडर पे पूछा गया है. ठीक है. इफ टुडे इज संडे तो 10th की पावर 10th डे कौन सा दिन होगा. ठीक है. अब आप देखो ये 2023 में पूछा गया है. सेम थीम पे 2022 में भी पूछा गया था कि विच डेट ऑफ द जून 2099 एमंग द फॉलोइंग इज संडे. सेम रिकरिंग थीम 2021 में भी पूछा है. विच डे इज 10th अक्टूबर 2027. उसके बाद आप देखो ये 2020 में भी पूछा है कि जो है 15 जुलाई संडे है, अगर लीप ईयर्स है या नहीं. सो यहाँ से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चंस आपके कैलेंडर पे आ रहे हैं. ठीक है. तो अगर आप इस टॉपिक को 1 to 2 आवर्स दे दो और इस पे आप जो है नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो ये क्वेश्चंस आपका प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है. तो अब मैं दिखाता हूँ कि इस पे मैंने नोट्स कैसे प्रिपेयर किया. अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009. ठीक है. तो अब देखो मैंने इसमें नोट्स प्रिपेयर कर लिया कि अगर कोई भी ईयर लीप ईयर्स है तो वो 28 ईयर्स के बाद रिपीट होगी. लीप ईयर +1 है तो 6 ईयर्स. लीप ईयर +2 है तो 11 ईयर्स. लीप ईयर +3 है तो 11 ईयर्स. तो अगर आपने प्रीवियस जो है 7 to 8 ईयर्स के पेपर को पढ़ा है, अच्छे से एनालिसिस किया है, तो आपको कुछ थीम पता लग जाएंगे कि यहाँ से यूपीएससी जो है क्वेश्चन जरूर पूछेगी. ठीक है. तो अब देखो इसमें कैलेंडर पे मैंने कैसे नोट्स प्रिपेयर किया. तो ये मेरा नोट्स है कैलेंडर पे. ठीक है.
तो देखो इस तरह से मैंने कैलेंडर पे नोट्स प्रिपेयर किया और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। और ये नोट्स मैं बनाया हूँ ताकि मैं जो ब्रेक में 2 आवर्स हमें मिलते हैं ना, उसमें मैं जो है इनको रिवाइज कर सकूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कुछ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो और प्रीवियस ईयर्स के पेपर को जो है सॉल्व करके उनको बार बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। नाउ सेकेंड थीम आता है क्लॉक का। अब देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, इसमें बस एक ही फार्मूला होता है, थीटा इक्वल टू 60h माइनस 11m/2, जहाँ पे ये जो h है, h इज़ द आवर एंड एंड m इज़ द मिनट हैंड, ठीक है। और थीटा क्या है? थीटा आपका एंगल है, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर एंड, ठीक है। तो अगर आपको ये फार्मूला है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो ये पूछा है कि 3:16 PM और 3:17 PM के बीच में बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड करेंगे या नहीं, तो आपको बस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सेम वे में इसमें भी। अब देखो लास्ट ईयर भी पूछा था, लास्ट मीन्स इसके लास्ट ईयर, ये 2022 का क्वेश्चन है आई थिंक। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल 180 डिग्री। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ऑप्शन देखो आप, 7 आवर्स है, ठीक है। तो यानी जो m की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी h की वैल्यू कितनी हो गई 7, और m की वैल्यू आप देख लो 5 मिनट रख के एक बार जो है 0 भी रख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में 7 आवर्स भी दिया है, ठीक है। तो आप थीटा की वैल्यू आप जो है 60h माइनस 11m/2 में रख के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर्स पेपर को देखा है और उस पर आपने नोट्स जो है प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है, तो आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो। अब देखो जिसने ये प्रीवियस ईयर्स पेपर को सॉल्व किया होगा, ये 2024 का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द क्लॉक सोज 4:25। अब देखो ये क्वेश्चन कितना ईजी है, थीटा इक्वल टू 60 इंटू एच की वैल्यू 4 माइनस 11 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 25/2, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 240 माइनस 25 इंटू 11 कितना हुआ 275/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 35/2, थीटा कितना आया 17.5 डिग्री, ठीक है। सो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन। सेम वे में देखो 2024 में ये भी क्वेश्चन पूछा है। अब देखो क्लॉक से कितने क्वेश्चन आ गए, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो 5 मार्क्स, तो ये काफ़ी इजी है ना। सो हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड इन ए क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM, ठीक है। देन कैलेंडर ऑफ द ईयर 2025 इज सेम फॉर, तो जो मैंने अबव फार्मूला लिखा था ना साइड में, आप उसी से इसको कर सकते हो कि 2025 क्या है, लीप ईयर्स +1 है। तो अगर कोई भी लीप ईयर्स +1 कैलेंडर है तो वो 6 ईयर्स के बाद रिपीट होगी, तो 2025 6 ईयर्स के पास रिपीट होगी, तो 2031 इसका क्या है आंसर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 20 सेकेंड लगेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट थीम आता है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी होते हैं, इसमें बस आपको पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। जैसे ये देखो पॉट को लिखा है A-top, अब ध्यान से देखो पॉट को लिखा है TOP, बस A इसके आगे ऐड कर दिया गया है, तो ये क्या हो गया A-top। अब इसी तरह से ट्रैप को लिखा है A-part, ठीक है, यानी A आगे आ जा रहा है एंड बैक पीछे का लेटर जो है, जो सफिक्स है उसको प्रीफिक्स बनाते हैं, यानी आगे लिखते हुए आ जा रहे हैं। इसी तरह अगर आपका एरिना दिया है तो आप सबसे पहले A देन NERA और इसके आगे एक एक्स्ट्रा A। सो दीज आर दी वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट 2024, सो दिस इज ऑल्सो रिटन एज द कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट। तो यहाँ पे भी दीज क्वेश्चन आर ऑल्सो वेरी इजी। अब देखो यहाँ पे भी ये पूछा गया है सेम कोडिंग एंड डिकोडिंग, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है।
नेक्स्ट आता है पैटर्न। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है ना कि आपको नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट चेक करने होते हैं। उसके बाद अगर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 20 है तो उसमें कितने कितने का पैटर्न बनेगा, 4:5 और 5:4। इफ़ 16 तो उसमें क्या होगा, 4:4। अगर 15 अल्फ़ाबेट हैं 3:5 और 5:3। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। सो दीज आर 20 अल्फ़ाबेट। तो इसमें इसका जो सीरीज बनेगा या 4:5 बनेगा या 5:4 बनेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, सेम ही पैटर्न पे सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है, सेम ये भी है। इसके अलावा एक जो थीम होता है उसे बोलते हैं सिलोजिज्म। इसको जो है हम वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करते हैं, जिसमें पूछ लिया होता है कि सम रेडियोज आर मोबाइल और सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, सम कंप्यूटर आर वॉचेज। यानी कुछ स्टेटमेंट दिए गए होते हैं जिसको आपको वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना होता है और वहाँ से भी आप आंसर गेन कर सकते हो। ठीक है, आंसर मिल सकता है वहाँ से। वेन डायग्राम जो होता है काफ़ी इजी होता है। कई लोग मेरे फ्रेंड्स थे जो कि इनको सिंपल वे में सॉल्व करते थे, वो जस्ट इमेजिन करके, तो उनका कभी कभी ऑप्शंस जो होता था वो काफ़ी गलत भी हो जाता था आंसर। ठीक है, तो आप इसको वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करना और जस्ट प्रैक्टिस दिस थीम। देखो एवरी ईयर्स क्वेश्चन, ये 2023 का पेपर है, तो 2023 का क्वेश्चन है आई थिंक। ये भी देखो रिकरिंग थीम है सिलोजिज्म, दीज आर ऑल्सो सिलोजिज्म, ये भी सिलोजिज्म। सो देखो जब मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया तो वहाँ से कुछ जो है इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम। जो क्वांट पार्ट में अगर नंबर सिस्टम आप देखो तो 15 to 18 क्वेश्चन जो हैं आपको एवरी ईयर मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एवरेज प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। देन कैलेंडर, कैलेंडर से 1 और 2 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं। 2024 में जो है 2 क्वेश्चन था। क्लॉक से भी 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है, यहाँ से भी 1 और 2 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं। देन सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग एंड इवन ऑड प्रॉपर्टी। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ईजी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका जो एप्लीकेशन है डिफरेंट क्वेश्चन में, लाइक वहाँ पे जब कंक्लूजन में 3 या 2 कंक्लूजन देते हैं तो वहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज होता है। आप देखो ये मैंने नोट्स बना लिया था कि इवन और ऑड की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंड कर सकते हो, काफ़ी ईजी है। ठीक है, एंड ये है क्वांट का पार्ट कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, तो आप जो है इन्हीं सारे थीम पे अपने जो है प्रैक्टिस करो एंड अपने जो है शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन का। तो देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी अच्छा होता है और जो अगर 25 क्वेश्चन भी वो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उनमें से 22 क्वेश्चन और 23 भी उनके करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं वो कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग पार्ट पे रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर 15 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन भी यहाँ पे सही कर लेते हो एंड 20 क्वेश्चन नेट यहाँ पे, तो भी आपका कट ऑफ ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हुए ये ध्यान रखना है कि अगर आप लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा होगा कि टाइम काफ़ी कम बचेगा। ठीक है, तो उस केस में आप जो है स्मॉल और इजी जो कॉम्प्रिहेंशन है, यानी जो छोटे कॉम्प्रिहेंशन है, उनको पहले सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि मार्क्स सारे के लिए इक्वल हैं। कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हुए देखो अपना नॉलेज यूज मत करो, इसलिए चूंकि मोस्टली जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो इकोनॉमिक्स और जो है इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन्हीं टॉपिक से होते हैं और ये टॉपिक जो है हम लोग जीएस में ऑलरेडी पढ़े होते हैं, तो हमारा जो नॉलेज बेस होता है इस टॉपिक में वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो कभी कभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये भी सही हो सकता है। ठीक है, जबकि वो सही नहीं होता, क्योंकि हमें उसका आंसर जो पैसेज में दिया गया है उसी के बेसिस पे हमें देना है। ठीक है, एंड देखो यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंशन में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस करेक्ट लगते हैं।
ठीक है, लेकिन आपको मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो आप किसी किसी पैसेज में ऐसा भी कर सकते हो, सबसे पहले आप गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, यानी जो भी पैसेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका सही नहीं है उसे एलिमिनेट कर दो, ठीक है, देन आप राइट आंसर पे रीच कर सकते हो, ठीक है। सो देखो जैसे ये है पैसेज, अगर हम इस पैसेज को पढ़ें तो मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मेन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम एनीमिया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं। एंड देन anywhere from 5 to 15% less productive than they could be as a result thereof, ठीक है। एंड इंडिया ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट टीबी बर्डन इन द वर्ल्ड, 170 मिलियन वर्क डेज टू द कंट्री, इससे जो है इफेक्ट हो रहा है। बट व्हाट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी एंड नाउ इज लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर। It is become increasingly clear that on many measure of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. तो यहाँ पे यही बात की गई है कि जो भी वर्किंग फोर्स में एनीमिया या ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्ट है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। Then for an economy that will be more dependent on highly skilled workers, this poses a significant challenge, ठीक है। तो हमारा अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड देखो, अगर उसमें जो है लोग एनीमिया या टीबी से एनीमिया या टीबी से जो है अगर लोग अफेक्टेड होंगे तो उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे यहाँ पे बोला है एंड इट इज वन ऑफ रियली शुड बी एड्रेस्ड गिवन इंडिया डेमोग्राफिक आउटलुक, ठीक है। डेमोग्राफिक आउटलुक के बेसिस पे अगर देखें तो यहाँ पे जो है एनीमिया और ट्यूबरक्लोसिस के केसेस ज़्यादा हैं, तो इसको एड्रेस करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, रिफ्लेक्ट व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज, ठीक है। पहला पूछा एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरिया। तो ये लग रहा है कि अच्छा एजुकेशन सिस्टम को अगर हम बढ़ा देंगे तो लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे और एनीमिया और टीबी जो है उससे सॉल्व हो सकती है, तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन पैसेज में इन्होंने बात की है एनीमिया टीबी, तो ऐसा इस ऑप्शन में कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। सेकेंड है कि लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। तो ठीक है, जनरली तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या स्टेटमेंट के क्या पैसेज के बेसिस पे सही है? नहीं, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम क्या है, एनीमिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, और उससे जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है, इफेक्टेड है, और उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट। अब देखो, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड स्पेशल अटेंशन, यानी जो भी स्किल्ड वर्कर हैं जो इकोनॉमी में अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उन्हीं का केवल जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन पे फोकस करना जो है जरूरी है। तो ऐसा क्या हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये पार्शियली करेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको जो है नेक्स्ट ऑप्शन से जाने के पहले इसको पार्शियली करेक्ट सोच सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन देखो, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज इनविसाज बाय अस अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे देखो हेल्थ पे भी फोकस किया है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी फोकस किया है। तो ये जो है ना, ये ऑप्शन जो है ये मोर सुटेबल है देन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसी तरह से आप पैसेज सॉल्व कर सकते हो। अब देखो कुछ कुछ में पैसेज काफ़ी छोटे होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया ये पैसेज कि लास्ट एंड ऑफ द स्टेट इज नॉट टू डोमिनेट men, not to restrain them by fear, rather it is to free each man from fear, that he may live and act with full security and without injury to himself or his neighbor, ठीक है। So the end of the state, I repeat, is not to make rational being into brute, beast and machines. It is to enable their bodies and their mind to function safely, and it is to lead men to live and to exercise a free region, that they may not waste their strength in hatred, anger and guilt, nor act unfairly towards one another. तो देखो यहाँ पे क्या बात किया गया, ना तो खुद को हार्म करें ना तो दूसरों को हार्म करें, एंड खुद को जो है अच्छी तरह से डेवलप कर सके। तो विच
ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट एक्सप्रेस द अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का गोल क्या है? पर्सनल सेफ्टी है ना, ये वन ऑफ द गोल है, ठीक है। हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड वन ऑफ द गोल है। कम्युनल हार्मोनी वन ऑफ द गोल है। लेकिन ये जो लिबर्टी है ना, इसमें देखोगे कि ये सारे ऑप्शन इंक्लूडेड हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस ऑप्शन लाइक इज अम्ब्रेला टर्म, जिसमें सारे आ जाते हैं कि पर्सनल सेफ्टी भी हो, कम्युनल हार्मोनी भी हो, हेल्थ जो है हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड, ये सारे ऑप्शन इसमें आ जाते हैं। तो ये क्या अम्ब्रेला टर्म है? लिबर्टी। तो इसका आंसर क्या हुआ? लिबर्टी। तो इसी वे में आप पैसेज सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये पैसेज है इतना बड़ा, ठीक है, मतलब छोटा ही है एज कम्पेयर टू अदर पैसेज, लेकिन इसमें क्वेश्चन कितने हैं? 2 क्वेश्चन हैं। तो इस टाइप के पैसेज को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर आप 2 to 3 मिनट भी दोगे तो आपके 5 मार्क्स जो हैं एकदम श्योर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, ये भी पैसेज काफ़ी छोटा है, तो इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो है आप पैसेज और लॉजिकल रीजनिंग या पैसेज और मैथ्स को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक। नाउ लुक, अब एग्जाम हॉल में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए? जो 2 घंटे में आपको पेपर अटेम्प्ट करने हैं, सबसे पहले देखो आप पेपर को फ्लिप करके इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द इजी क्वेश्चन, और जो भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है और या तो जनरल मैथ्स के क्वेश्चन है, जैसे कुछ में जो है प्रॉफिट लॉस पूछ लेता है, तो वो भी क्वेश्चन काफ़ी जो है इजी होते हैं। तो उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो और उनको सॉल्व करो। लाइक 15 लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर किसी का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है तो वो भी पर्सन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है इजली, ठीक है। जिसमें ये लॉजिकल रीजनिंग में आपके क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब, डाइसेस, वो सारे टॉपिक आ जाते हैं। सेकंड, अगर कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन है और नहीं आ रहा है, अगर 1 मिनट हो गया आपको लग रहा है कि आंसर नहीं आने वाला, तो आप उसको अपनी ईगो पे ना लें, ठीक है। ये काफ़ी इंजीनियर्स के साथ होता है। लाइक वो पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जब उन्हें दिखता है और लेंदी होता है तो वो अपने ईगो पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2023 में मेरे साथ भी यही हुआ था, जिससे मेरे मार्क्स जो हैं 78 के नियर अबाउट हैं, ठीक है। अदरवाइज ये मार्क्स काफ़ी होते हैं। मैंने काफ़ी टाइम अपना मैथ्स में वेस्ट कर दिया था, और उस ईयर जो पैसेज के क्वेश्चन थे वे जनरली अदर ईयर से काफ़ी ईजी थे, ठीक है। नाउ देखो, एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। एंड सम क्वांट, देखो अब क्या होता है ना, अगर आपने पूरा मैथ्स ही सॉल्व किया तो आपका माइंड जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपने 4-5 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, देन आपने 2-3 जो है पैसेज सॉल्व कर लिया। इससे आप पे क्या होगा, बर्डन भी नहीं रहेगा और माइंड जो है एग्जॉस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो पेपर फ्लिप करके जो इजी क्वेश्चन है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जब आप लास्ट पेपर में जाते हो ना 71 to 80, वहाँ पे 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी इजी होते हैं, ठीक है। तो ये जो इजी क्वेश्चन होते हैं ये पूरे पेपर में स्कैटर्ड होते हैं, और वो क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं और उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है कि आप इन 20 डेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, कुछ जो भी इम्पॉर्टेंट थीम है, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब, डाइसेस, पैटर्न, ठीक है, तो इन सारे पे आप कुछ शॉर्ट नोट्स बना लो और उनमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। और वो शॉर्ट नोट्स आप 2 आवर्स जो भी गैप मिलेगा जीएस के बाद, उनमें आप इनको रिवाइज भी कर सकते हो। देन प्रैक्टिस द पीवाईक्यू। अब देखो, इन 20 डेज में आपको पीवाईक्यू ही प्रैक्टिस करना है। देन डेली अभी से जो है आप, आई होप आप पहले से भी सॉल्व कर रहे हो, लेकिन अभी से जो है 15 to 20 जो है यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो। ये जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के कॉम्प्रिहेंशन है वो, और साथ में जो है आप यूपीएससी के आंसर की लेके बैठो, ठीक है। अगर आपका आंसर गलत होता है तो आप आंसर की से मैच करो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। यूपीएससी किस बेसिस पे वो आंसर दे रही है, क्योंकि अपने आंसर में और यूपीएससी के आंसर में पैसेज में जो है बहुत ही
कॉन्ट्राडिक्ट होता है। जनरली जो कोचिंग के भी आंसर होते हैं 4 to 5 पैसेज के आंसर जो है मिसमैच होते हैं एवरी ईयर, ठीक है, तो वो आपको देना है। और नेक्स्ट जो है आप चाहे 11 को या 18 को आप जो है एक मॉक फुल लेंथ दे सकते हो 230 to 430, ठीक है। देन बिलीव इन योर सेल्फ, आपने जितना प्रिपेयर किया है वो काफ़ी सही है, ठीक है, एंड गो विथ द कॉन्फिडेंस, ठीक। अब मैं बताता हूँ कि मैंने नोट्स कैसे प्रिपेयर किया है, पूरा शॉर्ट नोट्स जो कि मैं उन 2 आवर्स में रिवाइज कर सकता हूँ। तो देखो ये मेरे LR के नोट्स हैं, जैसे ये हैं क्यूब एंड डाइसेस के नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारे मैंने फॉर्मूले लिखे हैं कि 3 साइड पेंटेड हो, उसके फॉर्मूले 2 1 0, तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर इस पे जो भी PYQ था वो मैं प्रैक्टिस किया हूँ, ठीक है। ठीक डाइस सेम वे से मैंने डाइस पे भी नोट्स बनाया है, ये है, एंड सेम वे से मैंने कैलेंडर पे, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। देन देखो क्लॉक, ये क्लॉक पे भी मैंने नोट्स बनाया है सेम वे से, 60H - 11m/2, यही एक फार्मूला है जिससे जो है आपके सारे क्वेश्चन क्लॉक के सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। देन देखो ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपके कई क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल कि n पॉइंट है तो कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं, ठीक है। एंड अगर ट्रायंगल बनाना है n पॉइंट से तो आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो, अगर r पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन विजन अभ्यास में भी आया था फर्स्ट वाले में, ठीक। एंड ये है इवन एंड ऑड की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप इस तरह से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो जो लास्ट डे में रिवाइज करने के लिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको इन 20 डेज में क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। और मैंने जो है सेम स्टेप्स फॉलो किए और मेरे जो है मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है। तो आई होप यू विल क्वालिफाई द CSAT पेपर easily. So thank you so much and all the best for your examination. Thank you.